Hello friends, welcome to my YouTube channel Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन बनाया था। अब इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा चीज़ बचा हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे, उसका प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, और फिर हम लोग उस गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो करंट का मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है, उसके लिए क्या थ्योरी है, उसको देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉइल गैल्वेनोमीटर। पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर जो इंस्ट्रूमेंट का निर्माण होता है उस इंस्ट्रूमेंट में किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को रखा जाता है और उस कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि वो मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल पर टॉर्क लगाता है और वो कॉइल कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होता है, मूव करता है, घूमना चाहता है या घूमता है। उसी प्रिंसिपल पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का निर्माण किया गया है। तो पूछा जाएगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं moving coil galvanometer is an electromagnetic instrument which is used to small amount of current। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट है जो या जिसका उपयोग अल्प परिमाण के धारा को मापने में किया जाता है। तो हम लोग इसको हिंदी में इस तरह से लिखेंगे, विद्युत चुम्बकीय यंत्र है जिसके द्वारा अल्प परिमाण का धारा मापा जाता है।
इसके द्वारा ध्यान देंगे, इसके द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा का दिशा भी मापा जाता है। तब परिपथ द्वारा वायर में लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की ओर फ्लो करता है, उसको भी हम लोग माप सकते हैं इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा। आप लोगों ने देखा था इसी गैल्वेनोमीटर का यूज हम लोग करते थे व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्योरी को पढ़ने में। वहाँ भी देखा गया था व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का यूज होता था, जो धारा की दिशा को भी माप सकता था और धारा के परिमाण को भी माप सकता था। आमीटर भी हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ धारा के मान को मापता है, दिशा को नहीं बता सकता है। लेकिन यह एक इंस्ट्रूमेंट है जो धारा के माप को और परिमाण को भी और धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है दोनों को ये माप सकता है। चलिए अब इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसको हम लोग देखेंगे। प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है कि सुन लेंगे, गौर से दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कॉइल को लटकाया जाता है और उस कॉइल में धारा प्रवाहित किया जाता है, तो वह कॉइल, उस कॉइल पर बल आघूर्ण लगता है, टॉर्क लगता है और वह कॉइल कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होना चाहता है। इसी सिद्धांत पर गैल्वेनोमीटर का निर्माण किया जाता है। चलिए आगे बढ़े। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सिद्धांत में, प्रिंसिपल में क्या लिखते हैं हम लोग। जब किसी अस्थाई एवं शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में कॉइल को निलंबित, सस्पेंडेड किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है, फ्लो किया जाता है। तो उस कॉइल पर बल आघूर्ण टॉर्क लगता है और कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत, परपेंडिकुलर लाने का चेष्टा करता है।
अब ये प्रिंसिपल हुआ, इसका सिद्धांत क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, इसमें ये चीज़ देखा गया जिसको हम लोगों ने पढ़ चुका है पिछले एक दो क्लास के पहले। टॉर्क के बारे में थ्योरी पढ़ चुका है, वही टॉर्क का पूरा थ्योरी यहाँ पर काम कर रहा है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बनावट में क्या क्या होते हैं उसको हम लोग जरा सा समझने का कोशिश करेंगे। तो तैयार हैं आप लोग, लिख लिए यहाँ तक? चलिए पेज चेंज करेंगे, बनावट के लिए पूरा बोर्ड चाहिए हमको, खाली पेज चाहिए, जल्दी से चेंज करेंगे, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर बनावट में क्या हो। सर यहाँ पर कहा गया कि एक चुंबक का या नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है जिसका शेप अवतल आकार का होता है, कॉनकेव होता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं, दोनों पोल आमने सामने होता है और दोनों का सतह कॉनकेव आकार का होता है। और उसको बोला गया कि उसका आकार घोड़े के नाल के जैसा होता है ना, हॉर्स शू के जैसा उसका आकार होता है। स्ट्रक्चर ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें देखेंगे हम लोग गौर से, इसमें कहा था घोड़े के नाल के जैसा एक मैग्नेट होता है जिसका सतह अवतल आकार का होता है। गोलाकार है ये, लेकिन बीच में धंसा हुआ है, तो ये अवतल आकार का है। ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। इसके बीच में एक कॉइल को लटकाया जाता है। यहाँ पर एक टॉर्सन हेड है, इसको बोलते हैं टॉर्सन हेड, जिसके सहारे लटकाया जाता है। ये हमारा है टॉर्सन हेड, इसको बोलेंगे हम लोग। टॉर्सन हेड बोलते हैं इसको। उसी से एक वायर को यहाँ से लटकाया जाता है और इस वायर से यहाँ पर एक कॉइल को लटकाया जाता है। और इसका दूसरा छोर स्प्रिंग से जुड़ा रहता है। ये जो आयताकार फ्रेम है, आयताकार कॉइल जो बनाया गया है, ये एल्युमिनियम के फ्रेम पर मड़ा होता है और उस एल्युमिनियम के फ्रेम के अंदर आयरन कोर होता है जिसका सतह ये बेलनाकार होता है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, ये जो वायर लटका होता है, ये वायर हमारा फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर होता है। ये एकदम पतला होता है, जितना पतला से पतला बनाया जाता है उतना अच्छा रहता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर है
इसमें एक मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर का काम होता है कि कॉइल जब घूमता है तो कितने एंगल से घूमेगा, उस एंगल को इस मिरर की मदद से बताया जाता है। डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल को बताया जाता है। यहाँ पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इस कॉइल का नाम हम लोग कुछ भी रख देते हैं, पी क्यू आर एस। आयताकार कॉइल है। इस कॉइल में जो तार लपेटा हुआ है वो आपका कॉपर वायर होता है, जो इंसुलेटर पर का पतला तार होता है, विद्युत रोधी तार होता है इस कॉइल में। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जो आपको दिखाया गया है एल्युमिनियम फ्रेम होता है। एल्युमिनियम का ये फ्रेम है, आयताकार है। और ये जो आपका ये आपका है सॉफ्ट आयरन कोर होता है, नरम लोहे का क्रोड होता है, जो बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। मतलब एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा का एक छोटा सा छड़ होता है जो बेलनाकार है, वो इसके अंदर रखा रहता है। अब इसका जो कॉइल का पहला सिरा फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार की मदद से टॉर्सन हेड से जुड़ा रहता है। और यहाँ पर अब इसमें से जब करंट फ्लो कराना है, इस पॉइंट से हम लोग एक वायर को यहाँ पर जोड़ते हैं और दूसरा वायर का चोर यहाँ से जोड़ते हैं। नेगेटिव पोर्शन मान लीजिए यहाँ जोड़ दिए, पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा भी कर सकते हैं, मन पर डिपेंड करता है। पूरा सिस्टम और चुंबकीय पदार्थ बॉक्स में बंद रहता है। नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंस का बॉक्स होता है, उसी बॉक्स के अंदर बंद होता है। सामने में एक ग्लास लगा रहता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास। अंदर में इस मिरर के जो घूमता है कितने एंगल से, उसको हम लोग देख सकेंगे बाहर से ही। तो ये पूरा सिस्टम रहता है और पूरे सिस्टम को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो जो बॉक्स होता है, बॉक्स के नीचे 3 समतलकारी पेच लगा होता है। उस पेच को लगाकर घुमा के उसको हॉरिजॉन्टल रखा जाता है। हॉरिजॉन्टल रखने के लिए नहीं रखेंगे, यदि वो कर्व हो जाए तो तिरछा हो जाए तो ये कॉइल जो है नॉर्थ पोल या साउथ पोल को टच करने लगे, तब वो फ्रीली नहीं मूव कर सकेगा। इसीलिए पूरे सिस्टम को एकदम हॉरिजॉन्टल रखने के लिए उसके बॉक्स के बेस में, आधार में 3 समतलकारी पेच होता है। इसको कहते हैं लेबलिंग स्क्रू बोलते हैं इंग्लिश में। लेबलिंग स्क्रू लगा रहता है जिसके द्वारा उसको हॉरिजॉन्टल रखा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन में, ध्यान देंगे गौर से। इस वायर का जो ये लेंथ है इसको आप मान लीजिए L, और इसका जो ब्रेथ है इस ब्रेथ को मान लीजिए B। तो इस कॉइल के सतह का जो एरिया होगा, एरिया A बराबर हो जाएगा L इंटू B। अब जैसे इसमें करंट फ्लो कराया जाता है, मान लीजिए ये करंट फ्लो कराया गया, I करंट फ्लो कराया गया इसमें, तो I करंट जो फ्लो कराएंगे, ये करंट इस तरह से आएगा यहाँ पर और इस दिशा में करंट फ्लो होने लगेगा। समझिएगा गौर से, करंट का डायरेक्शन हमारा ये होगा। यहाँ पर P से Q की ओर, इसमें R से S की ओर। अपोजिट साइड में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, जिसके कारण इस कॉइल पर जो फोर्स लगेगा, आप देखेंगे गौर से, यहाँ पर देखेंगे गौर से, आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट करंट नीचे की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, तो फोर्स आउटवर्ड लगेगा। इस PQ साइड पर बल परपेंडिकुलर आउटवर्ड लगेगा। और जस्ट यहाँ पर जब सोचेंगे तो करंट का दिशा ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो बल अंदर की ओर लगेगा। तो दोनों सिरे पर बल का दिशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण वह कॉइल को रोटेट करना चाहता है, उस कॉइल पर बल आघूर्ण लगता है। जैसे वो बल आघूर्ण लगता है तो कॉइल रोटेट करता है, जिसके कारण इस वायर में फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर जो है उसमें ऐंठन उत्पन्न होता है, ट्विस्ट उत्पन्न होता है। वो जो ट्विस्ट उत्पन्न होता है वो इस कॉइल को घूमने से अपोज करता है, मतलब इसके रोटेशन को रोकता है, नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर दो बल बातें हुआ, एक तो दोनों सिरे पर पी क्यू और आर एस पर जो अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है वह बल उसको घुमाना चाहता है, और उस फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर में जो आइटन ट्विस्ट उत्पन्न होता है उसको वो कंट्रोल करता है। जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है, मतलब दोनों का वैल्यू एक दूसरे के बराबर होता है, तब वो घूमना बंद कर देता है और संतुलन की स्थिति में रहता है। उस समय जितना घूमना है घूम जाता है। तो कितने एंगल से वो मेरा कॉइल घुमा है उस एंगल को हम लोग मेजर करते हैं मिरर के द्वारा। उसका एक्सपेरिमेंट अलग है, उसको अलग से मैं बताऊंगा। मिरर से एंगल कैसे मापेंगे उसके लिए आपको व्यवस्था अलग है, करके बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे। देखेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर देखेंगे परमानेंट परमानेंट एवं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी में एक रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर के सहारे लटकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉइल के सरफेस का एरिया इंटू बी, एरिया ए बराबर हो जाएगा एल इंटू बी, और कॉइल में प्रवाहित धारा आई हो तो आप ध्यान देंगे कॉइल के पी क्यू तथा एस, पी क्यू और आर एस भुजा पर बराबर एवं विपरीत दिशा में बल लगता है, जो कॉइल को डिफ्लेक्ट करता है, विक्षेपित करता है। चलिए जल्दी से नोट कीजिएगा।
चलिए, बहुत सारे बच्चे अभी गुड इवनिंग कर रहे हैं, प्रणाम सर कर रहे हैं। प्रीतम कुमार, कहाँ हो जी, कैसे हो? ठीक ठाक है? फिर से पढ़ने का मन कर रहा है? ठीक है, क्लास करो। जब बच्चा एग्जाम दे के पास कर गया उसको पढ़ने का मन करता है, और रेगुलर स्टूडेंट कैसे दिमाग का है उसको पढ़ने का मन ही नहीं करता है। चलिए, बहुत अच्छा बात। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग चित्र को चेंज करते हैं, फिगर को। तो फाइल पर लगने वाला विक्षेपक बल आघूर्ण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन द क्वाइल, तो हो जाएगा टॉ बराबर NIAB साइन थीटा। यहाँ पर थीटा का मान जो बल लगते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है क्वाइल के सतह के लंबा है वहाँ पर, तो यदि हम थीटा नहीं लिखे अल्फा लिखे वहाँ पर, तो ये अल्फा का मान आपका यदि 90 डिग्री हो तो टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा, और मैक्सिमम टॉर्क लगेगा यहाँ पर NIAB। जहाँ N क्या है आपका, N आपका यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्न्स, तार के फेरों की संख्या है, तार के फेरों की संख्या है। आई करंट बता दिए थे, ए एरिया ऑफ द कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर से देखेंगे अल्फा आपका क्या था, एरिया वेक्टर ए तथा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी के बीच का एंगल है। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के सतह के समांतर होगा उस समय अल्फा का मान 90 होगा। तो इसको टॉर्क वाला जो थ्योरी बताए थे वहाँ पर अल्फा को एक्सप्लेन कर दिए हैं, वहाँ से आप कंसेप्ट क्लियर करके अपना इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। NIAB मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। इस लगने से, मैक्सिमम टॉर्क के लगने से, वो जो फास्फोर ब्रॉन्ज का तार था जिसके सहारे उसको लटकाया गया था उसमें ट्विस्ट होता है। यूनिट एंगल के लिए या यूनिट ट्विस्ट के लिए जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा, वो जब ट्विस्ट होता है तो घूमने को रोकना चाहता है, मतलब कॉइल के डिफ्लेक्शन को, विक्षेप को कंट्रोल करता है। उसके कारण उस कॉइल पर टॉर्क लगता है, बल आघूर्ण लगता है, जिसको कहते हैं नियंत्रक बल आघूर्ण। क्या कहते हैं? नियंत्रक बल आघूर्ण कहते हैं। और उस नियंत्रक बल आघूर्ण का मान कितना होगा उसको चलिए आइए मैं समझा रहा हूँ। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विक्षेपक बल आघूर्ण के कारण
फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर में आइथन ट्विस्ट TWIST ट्विस्ट होता है, जो कॉइल को विक्षेपित होने से रोकता है, जिसे नियंत्रक बल आघूर्ण कंट्रोलिंग टॉर्क कहा जाता है। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर में जो है यूनिट ट्विस्ट से मतलब 1 रेडियन से घूमने के लिए जो नियंत्रक बल आघूर्ण है, कंट्रोलिंग टॉर्क है, उसको कुछ मान लेते हैं। वह एक कांस्टेंट वैल्यू होगा उस फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर के लिए, वो कांस्टेंट वैल्यू होगा जिसको मैं कोई सिंबल दे देता हूँ, मान लेता हूँ C। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग गौर से, हो गया लिखा हुआ, जल्दी लिखिए। चलिए, लगता है आज बहुत पुराने बच्चे लोग जुड़ रहे हैं, 2013 में पास किए हैं, उनको भी आज पढ़ने का मन कर रहा है। 19 में पास किए हैं, वो भी लगता है पढ़ने का मन कर रहे हैं। 20 में 21 में पास किया, वो भी पढ़ने का मन कर रहा है उन लोग का भी। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है, आप बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, आप बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी को याद तो करते हैं कम से कम। चलिए, 2013 में पास किए, आज भी आपको पढ़ने में मन लग रहा है, लेकिन आपका नाम क्या है क्लियर नहीं हो रहा है। छमिया नंबर 1 लिखा हुआ है। आप प्लीज अपना नाम बताइए जल्दी से। तो नहीं, 13 के बाद आप लोग किसी थिएटर में काम करने लगे तो नाम बदल लिया अपना। अच्छा, नाम बताए संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। तो उस नाम को क्यों रखे हैं, उसको हटा लीजिए। आइए टॉपिक पर चलते हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर में 1 रेडियन के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क नियंत्रक बल आघूर्ण C हो तो थीटा रेडियन विक्षेप डिफ्लेक्शन के लिए टोटल, या हिंदी में लिखते हैं कुल नियंत्रक बल आघूर्ण टोटल कंट्रोलिंग टॉर्क
टॉर्क सिंबल बदल के टी डैश कर देते हैं, यह वैल्यू हो जाएगा c इंटू थीटा। यूनिट ट्विस्ट के लिए कंट्रोलिंग टॉर्च माना गया c, तो थीटा एंगल से ट्विस्ट होने के लिए नियंत्रक वाला घूर्ण कितना हो जाएगा, c इंटू थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर आपका 2 मान लिया मैंने। अब यहां पर से देखेंगे आप लोग संतुलन की स्थिति में आपका क्या होगा, टोटल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कुल विक्षेपक बल आघूर्ण या वही था मैक्सिमम विक्षेपक बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा टोटल कंट्रोलिंग टॉर्क। मतलब एक घुमाना चाहता है, एक रोकना चाहता है। कॉइल को जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल में करंट फ्लो होने पर जो टॉर्क लगाता है वह उसको विक्षेपित करता है, लेकिन फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर में ऐंठन होता है जो उसको रोकना चाहता है। जब दोनों इक्वल होगा तो वहां पर संतुलन की स्थिति उत्पन्न होगा। तो वैसे स्थिति में देखिए टोटल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपको मिला था NIAB। N हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, I हो गया करंट जो उसमें फ्लो होगा, A हो गया कॉइल के सरफेस का एरिया, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान है B। वह कंट्रोल करता है किसको, C इंटू थीटा के बराबर हो जाएगा। टोटल कंट्रोलिंग टॉर्क हो गया C थीटा और टोटल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया NIAB। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा और तब यहाँ पर I बराबर आपका हो जाएगा C बाय NAB इंटू थीटा। चलिए यहाँ से अब एक फार्मूला आपको मिल रहा है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो करंट को मापता है उस करंट का वैल्यू कितना होगा उसको इसी फार्मूला से खोजा जाएगा। जो गैल्वेनोमीटर बनाया जाता है उसको ध्यान बराबर हो जाएगा NAB C N इंटू थीटा। तो C हो गया आपका कांस्टेंट टर्म फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के लिए, N कॉइल जो बन गया एक बार, नंबर ऑफ टर्न N, A एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉइल वो भी कांस्टेंट, B नॉर्थ पोल साउथ पोल जब स्थिर कर दिया गया वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B भी हो गया कांस्टेंट। मतलब हम लोग गौर से सोचेंगे विचार करेंगे तो यहाँ पर लगेगा ये जो घेरा हुआ टर्म है ये सभी कांस्टेंट है, सभी क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। करंट का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा, करंट का वैल्यू घटेगा, थीटा घटेगा, लेकिन जो टर्म घेर दिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो इसी को कहा जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हो गया C बाय NAB। कोई भी गैल्वेनोमीटर है उसके लिए कांस्टेंट होगा, इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहा जाता है। तो चलिए इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। यहां पर हम लोग देखेंगे C बाय NAB को कांस्टेंट K मान लेते हैं और इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इसको कहा जाता है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे I इक्वल टू हो जाएगा K इंटू थीटा। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट हो जाएगा I प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो अब देखिएगा यहाँ पर सिर्फ हमें थीटा दिखना है
और करंट को बताना है। थीटा का मेजरमेंट होते जाएगा, आई का वैल्यू फिक्स हो जाएगा। जितना भी गैल्वेनोमीटर आपको बना हुआ मिलेगा सबके लिए के का मान कांस्टेंट है, वो इस फार्मूला से आपको मालूम रहेगा फिक्स्ड। जो भी गैल्वेनोमीटर बन चुका है उसमें ये सारे टर्म कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का वैल्यू पुट करके वहाँ पर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के का मान क्वेश्चन में मैं दिया रहता है। जैसे आप बल्ब खरीदते हैं तो बल्ब के लिए वाट और वोल्ट लिखा रहता है, फिक्स्ड है। उसी तरह से गैल्वेनोमीटर के लिए के का मान फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट रहता है। तो के का मान कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ थीटा का मेजरमेंट होता है कि कितने कौन से घुमा, उसको मेजर करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, करंट का वैल्यू पता चल जाता है। लेकिन ये जो आई होता है बहुत बड़ा करंट नहीं है, ये छोटा करंट को मापने के लिए है और उसका निश्चित दिशा में। अब देखिएगा गौर से, गैल्वेनोमीटर में करंट का दिशा बदलेंगे कॉइल का डिफ्लेक्शन का दिशा भी बदल जाएगा। तो यहाँ भी थीटा का जो डायरेक्शन होगा वो भी घूमने का बदल जाएगा। उसे वहाँ पर करंट के डायरेक्शन को पता कर लिया जाता है कि करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है। तो अल्प धारा का मापा जाता है, करंट को मापा जाता है यहाँ से। अब यहाँ पर देखा जाता है कि इसमें जो करंट का मान होता है या विक्षेपक जो होता, विक्षेप जो होता है कॉइल में, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये लाइन हमको बता रहा है, इस लाइन से हमें स्पष्ट हो रहा है कि गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर में कॉइल का विक्षेप, कॉइल का जो विक्षेप होता है, डिफ्लेक्शन होता है, कॉइल का जो डिफ्लेक्शन होता है उसमें फ्लोइंग करंट, प्रवाहित धारा, फ्लोइंग करंट के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है तो 2 बार याद रखिएगा। यहाँ पर इस लाइन को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। इस लाइन को आप देख रहे हैं, इसको देख के आप लोग ऑब्जेक्टिव का जवाब देंगे। यहाँ तक हमारा हुआ गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड बेसिक बातें। अब हम लोग थोड़ा सा गप कर लेंगे कैलकुलेशन थीटा का कैसे होता है। आइए उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे जल्दी से। चलिए, जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं जल्दी ले लीजिए। यही मेन कंसेप्ट है, यही हमारा गैल्वेनोमीटर का मेन कंसेप्ट है। उसके पहले जो बताए फिगर बनाना है, डायग्राम बनाना है, कैलकुलेशन यही लिखना है। बाकी उसमें उतना वर्णन पड़ता है कि कहाँ कॉइल है, कहाँ मैग्नेट है, उतना वर्णन नहीं करना है। सिर्फ फिगर साफ साफ बनाना है और उसमें सभी पॉइंट को लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन। कितने एंगल से कॉइल घूमता है उसका डिफ्लेक्शन को मेजरमेंट करते हैं। तो इसका कैलकुलेशन होता है बाय लैंप स्केल मेथड। लैंप स्केल मेथड से इसको मेजर किया जाता है। तो कैसे मेजर करेंगे आइए उसको देखिएगा गौर से।
यहाँ पर क्या होता है कि एक स्केल रखा जाता है। ये एक स्केल है, मीटर स्केल जो उसको बोलते हैं, ये स्केल है आपका। और इसके सामने एक मिरर होता है। जो मिरर है वही मिरर जो दिखाए थे, ये मिरर यहाँ पर रखा हुआ है। प्लेन बना दिए, लेकिन हल्का सा कर्व होता है, बहुत कम कर्व होता है। अब यहाँ से एक होल बनाया जाता है। यहाँ पर एक होल होता है और यहाँ पर एक लैंप रहता है। लैंप से प्रकाश किरण इस मिरर पर आके टकराता है। यहाँ से किरण चलता है और आके टकराता है। ये M1 मिरर है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इस पर नॉर्मली इंसिडेंट होता है, सेम पाथ पे लौट जाता है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन ये हुआ, या रिफ्लेक्टेड रे R1 लिख देते हैं। फर्स्ट मिरर के द्वारा R1 रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ उसी पाथ पर। लेकिन जब कॉइल घूमता है, मैग्नेट घूमता है, कॉइल घूमेगा तो मैग्नेट भी घूम जाएगा। मान लेते हैं ये मैग्नेट हमारा थीटा एंगल से वो घूम गया। यदि थीटा एंगल से घूम गया तो रिफ्लेक्टेड रे जो है, ये जो यहाँ आके टकरा रहा था, अब वो सेम पाथ पे नहीं लौटेगा, वो इधर आके टकराता है। यहाँ स्केल बना हुआ है, स्केल में रीडिंग ले लेते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे किस पॉइंट पे टकराया। तो यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम लोग रीडिंग मीटर स्केल से पढ़ लेते हैं और डिस्टेंस d मान लेते हैं। और लैंप और स्केल और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस कैपिटल D है। तो यदि ये मिरर हमारा थीटा एंगल से घूमता है, ध्यान दीजिएगा, जितने एंगल से कॉइल घूम रहा था उतने एंगल से आपका मिरर घूमेगा। तो थीटा एंगल से घूम रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो R2 हुआ, मिरर नंबर 2 के द्वारा जो रिफ्लेक्टेड रे R2 हुआ, वो R1 R2 के बीच का एंगल कितना बनेगा। जल्दी बताइए आप लोग को। मैंने प्लेन मिरर का थ्योरी जब पढ़ा रहा था उस समय आपको बताया था कि मिरर को यदि थीटा कोण से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूम जाएगा। 2 थीटा एंगल से घूम जाता है। कितने एंगल से घूम जाता है? 2 थीटा एंगल से घूम जाता है। बस याद रखिएगा, आज ही पेज पलट के जाके मिरर के कंसेप्ट को पढ़ लीजिएगा, ये फिगर आपको वहाँ मिल जाएगा। आइए गौर से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं गौर से देखूंगा, फॉर स्मॉल एंगल आपको सिखाया गया था कि 2 थीटा को सिर्फ हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। तो लेकिन फिगर से, फ्रॉम फिगर आप बच्चों को दिख रहा होगा यहाँ पर 2 थीटा लिखेंगे तो स्मॉल d बाय कैपिटल D होगा। जल्दी बोलिए। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया D, बेस हो गया तुम्हारा D। तो ये स्मॉल d है, रिफ्लेक्टेड रे के बीच का दूरी बता रहा है ये। और ये डिस्टेंस मिरर और स्केल के बीच का दूरी है, ये d बताता है। डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड स्केल। बोथ आर पैरेलल। शुरू में इनिशियल में क्या रखा जाता है? मिरर और स्केल को एकदम पैरेलल रखा जाता है। और जब वो घूमता है थीटा एंगल से तो रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारा यहाँ पर आके कटता है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d हो गया आपका, और ये कैपिटल D मिरर और स्केल के बीच का दूरी बता रहा है। तो यहाँ पर इसको सोचें और इसको सोचें तो ये दोनों को देखने से पता चल जाएगा कि 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल d बाय d। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल d बाय 2d। आपने अभी देखा था पीछे कैलकुलेशन में आपको मिला था I इक्वल टू k इंटू थीटा। तो करंट का मान मापना है तो हमको थीटा मापना होगा इस फार्मूला से। इस फार्मूला से थीटा माप लेते हैं, k का वैल्यू मालूम रहता है, पुट कर देंगे, करंट का मान मालूम हो जाता है।
चलिए यहाँ तक गपत हो गया खत्म। फिर हम लोग आगे की थ्योरी को पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसमें पढ़ना है, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करना है, फिर इसमें सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी और प्रॉपर्टी और सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर का कैसे कैसे बढ़ा सकेंगे। तो उसके लिए अगले क्लास के लिए आपको वेट करना होगा। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और